आपके पास खुद का कोई घर नहीं है और मम्मी पापा से विरासत में डायबिटीज और बीपी के अलावा कुछ नहीं मिला है, सो डोंट वरी, बाकी सारे मिलेनियल्स का भी यही हाल है। बट इफ यू डू हैव अ हाउस और आर प्लानिंग टू बाय वन, दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी वेरी यूजफुल। पहले वीडियो में हमने सीखा टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करना और आज हम कवर करेंगे हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में कमर्शियल और रेसिडेंशियल का डिफरेंस नहीं किया गया है, इसलिए इसमें हाउसेस, ऑफिसेज, शेड्स, वेयर हाउसेस, फार्म हाउसेस सभी आ जाते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है जिससे आप एग्रीकल्चर इनकम डिराइव कर रहे हैं और अगर ये प्रॉपर्टी इज ओन बाय मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस और इज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है और एसटी, एससी या माइनॉरिटी क्लासेस की मदद करने के लिए बनी है, ये सब इस हेड में नहीं आएंगे। हाउस प्रॉपर्टीज 3 टाइप्स की होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, डीम्ड लेट आउट और लेट आउट। जिस घर में आप खुद रहते हैं, आपकी स्पाउस, आपके पेरेंट्स या आपके चिल्ड्रन रहते हैं, उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता है। इसकी नेट एनुअल वैल्यू मतलब एनएवी 0 मानी जाती है। आप 2 हाउसेस को सेल्फ ऑक्यूपाइड बता के उसकी एनएवी 0 बता सकते हैं। अप्रैल में अपने बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना मत भूलना, इसमें आपको मिलेगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंपोनेंट में से जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो आप यहाँ लॉस की तरह क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने म्युनिसिपैलिटी को या लोकल अथॉरिटीज को कोई भी टैक्सेस पे किया है तो वो भी आप या खर्चे की तरह क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 से ज्यादा घर है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या जो लेट आउट नहीं है, तो बाकी सारे घर डीम लेट आउट माने जाएंगे। दैट इज लेट आउट, जो हमने रेंट पे दे रखी है किसी भी पर्पस के लिए। इसमें कैलकुलेट करनी होती है एनएवी। सबसे पहले आपको चाहिए म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जो आपको आपकी लोकल म्युनिसिपैलिटी की वेबसाइट से मिल जाएगी। इसके बाद आपको चाहिए फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, जो होती है आपकी सिटी में एक सिमिलर प्रॉपर्टी कितने में रेंट आउट होती है। फर्स्ट स्टेप में आप म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को साथ में रखेंगे और उसमें से जो भी हायर होगा उसको सेकंड स्टेप में लेके जाएंगे। सेकंड स्टेप में हमें चाहिए स्टैंडर्ड रेंट। रेंट में आपके घर की एमिनिटीज, उसका एरिया, उसका नेबरहुड सब और अच्छे से देखा जाता है। स्टैंडर्ड रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट जो हम फर्स्ट स्टेप में से लेके आए उसमें से लोअर को हम थर्ड स्टेप में लेके जाएंगे। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव, इसे हम उस अमाउंट के सामने रखेंगे जो हम सेकंड स्टेप में से लेकर आए हैं। इसे जो भी हायर है उसे हम फाइनल स्टेप में लेके जाएंगे। पर वेट, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। इस एनएवी में से हम डिडक्ट करेंगे जो भी म्युनिसिपैलिटी को हमने टैक्सेस पे किए हैं, लेवीज या लोकल ड्यूटीज हमने पे करी है। फिर आएगी हमारी फाइनल एनएवी जिसमें से हमें 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। एनएवी में से हम इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे जो हमने बैंक को पे किया है। और अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो दिस इंटरेस्ट हैज नो लिमिट। देयर इज वन कंडीशन, ये वो इंटरेस्ट होना चाहिए जो हमारे हाउस के कंस्ट्रक्शन के बाद से चालू हुआ है। इसके पहले के इंटरेस्ट को प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहते हैं, जिसे हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बाद में क्लेम कर सकते हैं। अगर हमने 5 साल के अंदर अपना घर कंस्ट्रक्ट कर लिया है तो रुको अभी तो और बेनिफिट्स बाकी है। रिमेंबर वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो हमें बैंक से मिला था, उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे हम एटीसी के अंडर क्लेम कर सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमने गवर्नमेंट को दिए है, वो भी एटीसी में हम क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम हाउस ओनर्स है तो 80EE के अंडर आपको 50,000 का एक एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है।